माया को अपने सामने खड़ा देखकर बल्ले सकपका गया। माया उसकी हालत देख के हंस पड़ी और बोली, अब तो तुम भी नहाए लो, हाथों का काम तो हो ही चुका है। और माया मुड़ के आगे बढ़ गई। बल्ले को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वासना की अधिकता में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो जिस तरह से अपने फ्रेंड्स को नहाते हुए देखने जा रहा है, उससे माया क्या सोचेगी। लेकिन फिर ये भी सच था कि ये रास्ता उसे माया ने ही दिखाया था। माया ने थोड़ी दूर चल के पीछे देखा तो बल्ले को वैसे ही खड़ा पाया। माया उसकी उलझन समझ गई और बोली, घबराओ मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अब चलो अपनी हालत ठीक कर लो। माया ने इस समय पीले रंग की घाघरा चोली पहन रखी थी। वो तेजी से पानी की पतली धाराओं से होती हुई नदी को पार करने लगी। बल्ले भी उसके पीछे चल रहा था। पहाड़ी काफी ऊबड़ खाबड़ थी। नदी की धाराएं काफी बड़े क्षेत्र में फैली हुई थीं, जो फिर आगे मिलके झरने बन जाती, जो नीचे गिर के मुख्य नदी से मिल जाती। माया पहाड़ी ढलान चढ़ाई को तय करते हुए बाकी तीनों जोड़ों से काफी दूर आ गई थी। वो एक जगह आकर रुक गई। यहाँ कुछ पानी की धाराएं एक छिछले जगह पर इकट्ठा होकर आगे बढ़ रही थी। उसने बल्ले को नहाने का इशारा किया और बल्ले उस प्राकृतिक बाथटब में कूद पड़ा। सच कहूं तो उन सबको इस तरह नहाता देख मेरा मन भी नहाने का करने लगा था। माया ने पैर से पानी में हलचल मचाते हुए कहा, ओए तो आपको भी नहा लेना चाहिए था, वहाँ काफी झरने थे। बल्ले ने उससे कहा, ताकि तुम मुझे नहाते हुए देख सको। शरारती अंदाज में हंसते हुए माया ने कहा। उसकी ये बात सुन के बल्ले लज्जित हो गया और दूसरी तरफ देखने लगा। वैसे तुम्हारी गलती नहीं है, खुद मेरा मन भी उन्हें देखने को कर रहा था, माया ने कन्फेस किया। बल्ले ने उसकी ये बात सुनी तो पलटकर उसे देखने लगा। वो उसे ही देख रही थी। आपका अगर मन है तो आप नहा लीजिए, मैं निकल जाता हूँ। और बल्ले पानी से बाहर निकल पड़ा। अचानक उसे ध्यान आया कि वो अपना तौलिया और दूसरे कपड़े तो वहीं बैग में ही भूल गया है। इस स्थिति में गीले अंडरवेयर में उसे माया के सामने बड़ी शर्म आ रही थी। वो इस तरह खड़ा हो गया कि माया उसे सामने से ना देख सके। माया ने बड़े मादक अंदाज में सिर को झटका देते हुए नजरों को उसकी तरफ किया और अपनी चोली के बंधनों को खोलने लगी। चोली को उसने बल्ले की तरफ उछाल दिया। बल्ले ने हल्के से मुड़कर देखा। माया ने काले रंग का अंडरगारमेंट पहन रखा था। फिर माया ने अपना घाघरा भी उतार दिया। अब वो बल्ले के सामने टू पीस में थी। उसका ये रूप देखकर बल्ले की स्थिति काफी अनकंफर्टेबल हो गई। माया पानी में उतर ही रही थी कि कुछ सोचकर रुक गई। उसने बल्ले की ओर देखा जो कि उसे ही देख रहा था। ओ जी, क्या हुआ? बल्ले ने पूछा। अब मैं और कपड़े तो लाई ही नहीं हूँ, तौलिया तक नहीं है यहाँ। माया ने विवशता जताते हुए कहा। ओए एक मिनट जी, मैं अभी लाया। बल्ले दौड़ता हुआ अपने सामान तक गया। उसके फ्रेंड्स अभी तक नहीं आए थे। उसने तौलिया लिया और वापस चल दिया। माया के पास पहुंचते ही वो ठिठक गया। माया पानी के अंदर थी। उसके कपड़े बाहर ही पड़े थे। छिछले पानी में उसके शरीर के 50% भाग बाहर ही झलक रहे थे। बल्ले की आहट महसूस करके माया ने उसकी ओर सिर मोड़ा तो बल्ले ने अपनी नजरें हटा ली। माया के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और वो धीरे धीरे खड़ी हो गई। इस समय माया का भीगा जिस्म खजुराहो मंदिर में उकेरी हुई कलाकृतियों सा लग रहा था। माया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। चोर नजरों से उसको अपनी ओर आता देख बल्ले ने तौलिया वाला हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। क्या हुआ? नजरें क्यों फेर रखी हैं? क्या मेरा शरीर तुम्हारी दोस्तों से कम आकर्षक है? उसके हाथ से तौलिया लेते हुए माया बोली। बल्ले कुछ नहीं बोला और माया तौलिए से अपना शरीर सुखाने लगी। अब तक बल्ले में थोड़ी हिम्मत आ गई थी और वो माया की तरफ इतना घूम गया कि उसे उसका शरीर साफ नजर आने लगा। वास्तव में माया की बोल्डनेस उसे जूही के टक्कर की लगी। शरीर सुखाते आते हुए माया के शरीर में जो हलचल हो रही थी
उससे बल्ले का शरीर एक बार फिर ऐंठने लगा। माया ने उसकी इस परेशानी को इग्नोर करते हुए पूछा, वैसे वहां किस किस के जिस्म से अपनी आंखें सेकी? बल्ले शांत ही रहा तो माया फिर बोली, अरे इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझसे इतना शर्मा क्यों रहे हो? खुल के बोलो। वो सिर्फ जूही, बल्ले के मुंह से निकला। क्यों, बाकियों को देखने का मन नहीं था या फिर गाड़ी का तेल खत्म हो गया था? हंसते हुए उसने तौलिया बल्ले की ओर फेंका और मटक कर चलते हुए अपने कपड़ों तक पहुंची और उन्हें पहनने लगी। तुमको एक रहस्य की बात बताती हूँ, किसी से कहना मत। मैं तुम्हारी महिला मित्रों की हूबहू हम शक्लों को जानती हूँ। एक बार उनसे मिलोगे तो अंतर नहीं कर पाओगे, शरीर तक उनके जैसा है। फिर वो बल्ले के पास आई और घूम के अपनी चोली के धागों को बांधने का इशारा किया। बल्ले कांपते हाथों से उन्हें बांधने लगा। अगर देखने से ज्यादा कुछ करने की इच्छा मन में रखते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर वो बल्ले की तरफ मुड़कर बोली, अब वो असली तो नहीं होंगी लेकिन असली से कम भी नहीं होंगी। फिर वो उसके सामने यूं ही खड़ी उसके जवाब का इंतजार करने लगी। उसको यूं खड़ा देख वो बोला, क्या वाकई ये पॉसिबल है उन तीनों के जैसी? और क्या वो मुझे सब कुछ करने देंगी? बस तुम्हें उनकी संस्था को ज्वाइन करना होगा और फिर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। कैसी संस्था? बल्ले ने संशय में पूछा। घबराओ मत, बस लिबरल लोगों की संस्था है। वैसे तुम कहो तो मैं तुम्हें मिलवा दूंगी, कोई ज्वाइन करने की मजबूरी नहीं है। समझ में आए तो ही ज्वाइन करना। माया एक सफल एमएलएम एजेंट की तरह बात कर रही थी। वासना के भंवर में घूम रहे बल्ले से ना की उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती थी। उसने हाँ में सिर को हिलाया। फिर दोनों वापस झरनों की तरफ चल दिए। पेड़ों के बीच से वो कुत्ते सा काला साया लगातार उन्हें देख रहा था। फिर वो तेजी से नदी के साथ नीचे उतरने लगा। काफी देर बाद सोफिया को होश आया। वो इस समय इंद्रजीत के कमरे में थी। इंद्रजीत ने अपने हिसाब से उसे उसके कपड़े पहना रखे थे। पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ाते हुए इंद्रजीत ने कहा। सोफिया ने एक झटके में पूरा ग्लास खाली कर दिया और ग्लास को इंद्रजीत को देते हुए बोली, पता नहीं क्या हो गया था, अचानक से मुझे जैसे चक्कर आ गया हो। शायद कुछ ज्यादा ही राउंड हो गए थे, मुस्कुराते हुए इंद्रजीत ने कहा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जवाब में सोफिया भी मुस्कुरा दी। शाम हो आई है, अभी तुम आराम करो। इस हाल में तुम्हारा गाड़ी चलाना ठीक नहीं। मैं तो कहूंगा रात भर के लिए यहीं रुक जाओ, सुबह चली जाना। और फिर अगर रात में अच्छा महसूस करोगी तो शायद 2-1 राउंड और हो जाए। आंखों में शरारत लिए इंद्रजीत बोला, 1 राउंड के लिए तो मैं अभी से ही अपने आप को ठीक महसूस कर रही हूँ। शरारती लहजे में सोफिया ने कहा और उसके इस जवाब पर इंद्रजीत हंसते हुए कमरे में चला गया। अरे अब बहुत हुआ, बाहर भी आ जाओ या बीमार होकर ही मानोगे। जूही चिल्लाते हुए अंकित व ऋतु को बुलाने लगी। अनुज, अंजलि, देव और जूही झरने से नहा के वापस आ चुके थे। वो सभी कपड़े बदल रहे थे लेकिन अंकित व ऋतु अभी तक नहीं आए थे। चलो देखते हैं कहीं सारा प्यार लुटाकर दोनों बेहोश तो नहीं हो गए, शरारती अंदाज में अनुज ने कहा। तभी अंकित और ऋतु आते दिखाई दिए। ऋतु कपड़े चेंज करने के लिए दूसरी तरफ चली गई। वाह लैला मजनू, खूब मेहनत की है आज, अनुज ने चुटकी ली। अबे चलना मोटे, जैसे तूने तो कुछ किया नहीं है। कपड़े बदलते हुए अंकित ने अनुज को जवाब दिया। भाई हमें नहाकर आए हुए अभी आधा घंटा हो चुका है और भूख भी लग रही है, लेकिन तुम दोनों को तो होश ही नहीं है। गुस्सा दिखाते हुए देव बोला। स्टेमिना की बात होती है फ्रेंड, शेख ही बखारते हुए अंकित बोला। हाँ हाँ, बहुत देखा है तेरा स्टेमिना कॉलेज ग्राउंड में। हाँ,
अनुज चिढ़ता हुआ बोला। तब तक ऋतु कपड़े बदल कर आ चुकी थी। इधर माया और बल्ले एक सपाट स्थान पर चादर बिछाकर खाने की तैयारी कर चुके थे। और बल्ले, तेरा क्या रहा? अंकित ने छेड़ने के लहजे से पूछा। अबे ज्यादा मुंहजोरी ना करो और आकर खाना खा लो सीधे सीधे। और हंसते हुए वो सब